लकुलिश योग यूनिवर्सिटी के योगाहार कोर्स के ऑनलाइन क्लास में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। आज हम कुंभ मेले में जो हादसा हुआ है, इसमें जो लोग देवलोक में हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। रात को सोने के टाइम आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये दुर्घटना हमारे लिए बहुत दुखदायक है। जो लोग जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि वो लोग ऐसे दूसरे हादसे में भोग न बने, और अपने कोई गए हैं तो उन लोगों को सचेत रहने के लिए कहते रहे। जो सरकार ने तो काफी अच्छा किया था, और हर बार जितने भी कुंभ मेले होते हैं इसमें ऐसी कोई न कोई घटना होती रहती है। विपक्षी लोग उसको पॉलिटिकल इश्यू बना देते हैं, वो सबको पता है। हम आगे बढ़ेंगे अपने कोर्स में। पिछली बार हम कहाँ थे? कौन बताएगा? पेज नंबर 115 से स्टार्ट करना है। 115। अच्छा। आपने बोला था लीवर डिटॉक्स के बारे में लीवर बताएंगे सबसे डिटॉक्स पहले। के बारे में बताएंगे। सही। तो पिछली बार हमने भोजन जब गर्म करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी बदल जाती है उसके बारे में हमने देखा। हमारा मानना है कि हम जब भोजन को पकाते हैं तो इसमें दो चीज का सबसे ज्यादा और हर जगह इस्तेमाल करते हैं। भोजन कोई भी हो, लेकिन ये दो चीज तो हर भोजन में होती है। एक होती है नमक, दूसरा होता है तेल। तो तेल जो है वो जब गर्म होता है तब वो खराब बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के कारण वो खराब कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में घूमने लगता है। शरीर को फैट चाहिए नए सेल बनाने के लिए। सेल की जो वॉल होती है, ज्यादातर फैट का इस्तेमाल टिश्यू और सेल की वॉल के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो खराब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो फैट है, वो शरीर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तब जाके वो खून में घूमता रहता है, लीवर में। क्योंकि लीवर का काम क्या है? टॉक्सिन को निकालना, इकट्ठा करके शरीर से बाहर निकालना, वो उसका काम भी है। तो ये खराब कोलेस्ट्रॉल लीवर में भी जमने लगता है, हृदय की नलियों में जमता है, पेंक्रियाज में जमता है। शरीर का कोई ऐसी जगह नहीं रहती वहां एक खराब कोलेस्ट्रॉल अपनी अड्डा न जमाता हो। इसी तरह नमक भी जब गर्म होता है तब वो कैल्सिफिकेशन हो जाता है। कैल्सिफिकेशन के कारण वाइट गट्ठे बोलो या पथरी के रूप में बोलो, वो शरीर के हर अलग अलग ऑर्गन में, टिश्यूज में वो भी जमने लगता है। जैसे आप कोई बर्तन में पानी उबालते हो तो बर्तन की दीवार के ऊपर सफेद क्षार जम जाता है।
इसी तरह जो नमक गर्म होके शरीर में जाता है वो खून की नलियों के दीवालों पे भी जमता है। जैसे बॉयलर में पानी उबलता है तो वो बॉयलर में से जो गर्म पानी बाहर निकालने वाली जितनी भी पाइपें होती है इसके अंदर जंग लग जाता है, पाइपें पूरी चौकअप हो जाती है। इसी तरह हमारी खून की नलियों जो है उसके अंदर एक कैल्सिफिकेशन के होने के कारण खून की नलियां हार्ड हो जाती है। पेंक्रियाज में जो टिश्यूज है, सेल है, जो इंसुलिन पैदा करते हैं तो उन वहां भी जम जाता है ये सब नमक। आपकी किडनी में भी स्टोन की तरह वो नमक जम जाता है, लीवर में भी जम जाता है। तो हमारा शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गेन है लीवर। तो लीवर में सबसे ज्यादा इसकी जमावट हो जाती है। लीवर आपकी बैटरी का भी काम करता है, आपके शरीर के लिए जरूरी जो विटामिन्स का स्टोरेज करने का भी काम करता है, एनर्जी का स्टोरेज करता है। शरीर को जरूरी हर प्रकार के केमिकल का प्रोसेसिंग भी वही लीवर में होता है। तो हमारे शरीर में सबसे बढ़िया, उत्तम और शरीर को टिकाने का महत्व का किसी का कोई रोल है तो वह है लीवर। और लीवर में जितनी चर्बी जमती है, जितना नमक जमने लगता है, उतना लीवर की स्टोरेज कैपेसिटी, चाहे विटामिन की हो चाहे कैलोरी की हो, केमिकल की प्रोसेसिंग की कैपेसिटी, ये सब डाउन होने लगती है। दूसरा, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है वो कभी वृद्ध नहीं होता है, कभी भी। आप आपकी चमड़ी को लेबोरेटरी वाले को दे दो तो आपकी स्किन को चेक करके वो बता सकते हैं भी ये इतने साल की उम्र की व्यक्ति की स्किन है। आप अपने बाल भी देके वो चेक कर सकते हो भी ये कितनी उम्र वाले लोगों के बाल हैं। आप अपने नाखून देके भी चेक करवा सकते हो कि भी ये कितनी उम्र वाले व्यक्ति के नाखून हैं। शरीर का हर एक पार्ट अपनी उम्र दिखाता है, लेकिन लीवर कभी वृद्ध नहीं होता है, वो एवरग्रीन रहता है। हमारे शरीर का कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसको काटने के बाद वो नया बनता हो, लेकिन भगवान ने एक लीवर ही ऐसा बनाया है, उसको काट भी दो तो वो अपने आप नया बन जाता है। इतना अद्भुत ऑर्गन है। शरीर का दूसरा कोई ऑर्गन नया नहीं बन सकता। आप अपने हाथ, कोई किसी का हाथ कट जाए तो वहां दूसरा हाथ नहीं उगेगा, लेकिन लीवर काट दो नया बन जाएगा। वो एवर ग्रीन रहता है, एवर यंग रहता है, जुबान ही रहता है, उसको बुढ़ापा कभी नहीं आता है। यही लीवर पूरी जिंदगी आपको ठीक रखने का काम करता है। अब ये लीवर के अंदर जब जब कचरा जम जाता है, और खास करके नमक और चर्बी का, चर्बी का जो कचरा इकट्ठा होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, क्रूड ऑयल जैसा। और चर्बी क्रूड ऑयल ही है, क्रूड जैसा ही है। जो जमा हुआ चर्बी है क्रूड जैसी बन जाती है। नमक जो होती है वो सफेद कलर के गट्ठे बन जाता है। जैसे बर्तन में पानी उबालते हो तो दीवार के ऊपर सफेद लेयर चिपक जाती है। तो ये दो कचरा जो हम गलत तरीके से खा रहे हैं इसके कारण शरीर में जमने लगता है। अब वो आप निकालते रहो तो लीवर बिगड़ेगा ही नहीं। लीवर बिगड़ेगा ना तो जुबानी बरकरार रहेगी, आपके शरीर में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। लेकिन हम अपने लीवर को खुद गलत भोजन कर करके, तेल गरम करके खाते हैं, नमक गरम करके खाते हैं, शरीर में जाता है, चिपकता रहता है।
दूसरे ऑर्गन तो बिगाड़ता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा लीवर बिगड़ता है। तो इसको, लीवर को क्लींजिंग कैसे करे? तो आपने कहावत सुनी होगी, जहर जहर को मारता है। तो यहाँ जहर क्या था? नमक और ऑयल, तेल। ये दोनों को उन्हीं के जहर से मारना है, उन्हीं के जहर से निकालना है। तो तेल जो होता है वो जम क्यों गया? क्योंकि शरीर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया, शरीर उसको बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि वो पसीने से भी बाहर नहीं निकलती। पानी यूरिन के रास्ते नहीं निकलेगा, तो वो पसीने से भी निकल सकता है शरीर से। लेकिन ये नमक और ये ऑयल, ये दो ऐसा कचरा है कि वो पसीने से नहीं निकल सकता, यूरिन से नहीं निकल सकता। इस शरीर में जमा पड़ने लगता है, जमा होने लगता है, और ये कचरा तोड़ना है। आपको सिंपल लॉजिक दिखाता हूं कैसे उसको तोड़ना है। मान लो ऑयल पेंट आप कर रहे हो घर के अंदर, दीवालों के ऊपर आप ऑयल लगा रहे हो और ऑयल नीचे गिर गया, फर्श पे, फ्लोर पे, सूख गया। अब आप कितना भी पानी डालो, वो साफ नहीं होता है। लेकिन आप जैसे उसमें थिनर डालते हो या तो टर्पेंटाइन डालते हो, तुरंत वो कलर का जो जमा हुआ गट्ठा है वो पिघलने लगता है और टूटने लगता है, साफ होने लगता है। बहनें अपनी नेल पे नेल पॉलिश करते हैं, ये नेल पॉलिश सूख जाती है, फिर पानी से वो साफ नहीं होती है। उसको निकालने के लिए क्या लगाना पड़ता है? थिनर। आप थिनर लगाते हो तो फटाफट निकल जाता है। तो इसी तरह हमारे शरीर में जो चर्बी इकट्ठा हो चुका है, जैसे कि आप जमीन में से क्रूड ऑयल निकलता है, खनिज तेल, जिससे हमारी गाड़ी या पेट्रोल डीजल वाली चलती है। तो एक क्रूड ऑयल जमीन में से बाहर निकलता है, तो वो क्रूड ऑयल को जब उबालते हैं, गर्म करते हैं रिफाइनरी में, तो इसमें से पहले ऊपर से गैस यानी एलपीजी निकल जाता है, फिर केरोसिन, पेट्रोल निकल जाता है, फिर गैसोलीन निकल जाता है, फिर केरोसिन निकल जाता है, फिर डीजल निकलता है, और लास्ट में ऑयल निकल जाता है। और फिर लास्ट में जो बचता है वो कचरा, उसको कोल tar कहते हैं, डामर कहते हैं, जिसके उपयोग से हमारे रोड बनते हैं जो काला कलर का होता है। तो आप जो तेल को गर्म करते हो, इसमें से वरार निकल जाती है, और फिर जो तेल गर्म हो जाता है वो तेल ऐसा डामर जैसा हो जाता है, वो जहां जाएगा चिपक जाएगा। अब ये डामर जो है, ब्लैक कलर का कोल स्टार, उसको पिघालना है तो क्या करना पड़ेगा? जो चीज बाहर निकाली इसके अंदर से वो वापस डालो। यानी आपने केरोसिन निकाला है, पेट्रोल निकाला है, डीजल निकाला है, तो आप वही डामर में पेट्रोल डाल दीजिए, हिलाओ, डामर पिघल जाएगा। तो हमारे शरीर में जहां जहां चर्बी जमावट पड़ी है, जो शरीर इस्तेमाल नहीं करी है, हृदय के अंदर ब्लॉकेज के रूप में हो या लीवर के अंदर हो, उसको पिघालने के लिए आपको पतला तेल चाहिए, उसको पिघाल सके ऐसा। तो वो तेल कौन सा होता है? कोल्ड प्रेस वर्जिन ऑयल। तेल निकालते हैं तो पहले कोल्ड प्रेस ही होती है।
आप सिंगदाने को कोल्ड प्रेस करते हो तो इसमें से कच्ची घानी का तेल निकलता है, तो वो ओरिजिनल है। लेकिन जब उसको आप उबाल उबाल के रिफाइंड करते हो, तेल को गर्म करते हो बार बार, तब जाके वो खराब कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, जो शरीर खर्च नहीं कर पाता है, शरीर में जम जाता है। तो वो गट्ठा जो हो गया है उसको पिघालने के लिए ऐसा प्योर तेल चाहिए। जो तेल आप खा रहे हो उसी का तेल, कोल्ड प्रेस तेल, आपको पिघालने का काम कर सकता है। तो हमें लीवर क्लींजिंग करने के लिए तेल के गट्ठे को पिघालने के लिए तेल ही चाहिए, पानी से कभी नहीं पिघलेगी। अच्छा, नमक का गट्ठा जो हो चुका है, लेयर हो चुके हैं, उसको पिघालने के लिए आप बर्तन में पानी उबालते हो तो जो सफेद लेयर हो जाता है बर्तन की दीवारों पे, उसको साफ करने के लिए क्या डालते हो? एसिड। अब हमारे लीवर में जो क्षार जमा पड़ा है उसको तोड़ने के लिए क्या एसिड ही पीना पड़ेगा। लेकिन आप एसिड पियोगे तो क्या होगा? मर जाओगे। तोड़ेगा तो एसिड ही। लेकिन आप जो अपना बाथरूम साफ कर रहे हो वो एसिड से नहीं तोड़ना है आपको। जो एसिड आप खा सकते हो ऐसे एसिड से उसको तोड़ना है। कौन सा ऐसा भोजन है जो हम खा सकते हैं और एसिड भी हो, नेचुरल हो? क्या होता है? साइट्रिक एसिड। लेमन। साइट्रिक एसिड। लेमन। और एप्पल साइडर विनेगर। हाँ, तो एक खट्टी चीज जो है, जो खा सकते हो आप, वो एसिड है। उसी से वो नमक के जो लेयर हो चुके हैं व्हाइट कलर के, उसको आप पिघाल सकते हो। तो आपके लीवर में दो कचरा है, एक तेल का है, दूसरा है नमक का। ये दोनों को पिघालने के लिए दो चीज चाहिए। तेल के गट्ठे को पिघालने के लिए तेल चाहिए, वर्जिन ऑयल चाहिए। और नमक को पिघालने के लिए आपको एसिड चाहिए, नेचुरल। तो नींबू सबसे बढ़िया है, नींबू का रस। अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरह हमको ये लीवर क्लींजिंग करना है? एक्चुअली ये विधि जो है वो विदेश से आई हुई थी। विदेश के जो नेचुरोपैथ डॉक्टर थे उन लोगों ने उसका उपयोग किया था। वहाँ वो जो लोग करते हैं और हमारे यहाँ जो करना है उसमें थोड़ा अंतर है, उसको थोड़ा समझना है। कई लोग विदेश की जो पद्धति है उसी को ही यहाँ कॉपी करवाते हैं। इसमें जो चीज की जरूरत है उसकी जगह वही जो वो लोग बोल रहे हैं वही एज इट इज, नो जेरोक्स कॉपी करके बोल बोल के लोगों को करवा रहे हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विदेशी लोग जो तेल खा रहे हैं उसका रेसिड्यू उनके शरीर में उसी तेल का है। हमारे शरीर में जो तेल है उसका रेसिड्यू हमारे तेल का है, वह विदेशी तेल का नहीं है। तो उसको अपने हिसाब से उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए, तो हम उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे क्या करना है। तो आपको हफ्ते में एक बार ये प्रयोग कर सकते हो, और कंटिन्यू 4 हफ्ते करके आप 4 बार कर सकते हो कंटिन्यू। लेकिन हफ्ते में एक बार ही उसका प्रयोग करना है, बार बार नहीं करना है, ये भी ध्यान रहे। अब करना क्या है, मैं आपको थोड़ा अपना डाइजेस्टिंग सिस्टम का चित्र दिखा के आपको बताने का प्रयत्न करूंगा कैसे उसका इस्तेमाल करना है।
देखो, ये माउस जो हिल रहा है वो दिख रहा है ना आप लोगों को? मैं माउस को घुमाता हूं तो वो दिखता है आपको? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। जी। देखो, ये लीवर है लाल कलर का, उसमें से ग्रीन कलर की जो पाइप निकल रही है नीचे आ रही है स्टमक और हमारी छोटी आंत के जॉइंट पे, और इसके बीच में एक ग्रीन कलर का जो बल्ब दिख रहा है आपको, वो है गोल ब्लेडर। ये लीवर है, ये गोल ब्लेडर है, ये ऊपर की अन्नरी है जहां से हम जो खाते हैं वो हमारे स्टमक में आता है, जठर में आता है। अब हमें करना क्या है? हफ्ते में एक बार लीवर क्लिंजिंग का प्रयोग करना है। आप लोग को नोट भी करना है तो कर सकते हो थोड़ा थोड़ा उसका मुद्दा, क्योंकि नोट करने से आपको पूरा वीडियो वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक, उसके जो मुद्दे हैं वो आप नोट करके रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ करना क्या है? सबसे पहले क्या करना है कि भाई हफ्ते में एक दिन करना है। ऐसे दिन करना चाहिए कि ये प्रयोग के दूसरे दिन आपको छुट्टी हो, यानी आराम करने का मौका मिले आपको। तो मान लो रविवार के दिन छुट्टी है, तो शनिवार के रात को ये प्रयोग आपको करना है। अब शनिवार के दिन रात को प्रयोग करना है तो रात को भोजन नहीं करना है, ये प्रयोग करना है। दोपहर को आपको खाना, जो भी खाना है वो खा सकते हो, लेकिन दोपहर का जो भोजन है उसमें आपको ध्यान रहे हल्की चीजें ज्यादा होनी चाहिए, हाई डेंसिटी वाली कम। हल्की मतलब पानी में डालने से तैरती हो ऐसी हल्की चीजें, क्योंकि आप जो हल्की चीज दोपहर को खाओगे तो वो आंतों में आराम से आगे निकल जाएगी और टॉयलेट करके हमको उसको निकालना है। आप हाई डेंसिटी खाओगे, ज्यादा वजन वाला खाओगे, तो आंतों की सफाई जो रात को हमको करनी है वो नहीं हो पाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप दोपहर का जो भोजन खाओ, और हो सकता है तो अगले दिन रात को, शुक्रवार के रात को भी ऐसा हल्का भोजन खाइए, वो अच्छा रहेगा। तो 2 टाइम अगले आपका लो डेंसिटी वाला फूड होना चाहिए। पत्ती, सब्जी, फल जो पानी में तैरते हैं वो सारे लो डेंसिटी भोजन कहते हैं उसको। कंदमूल, अनाज, कठोर अनाज, दाल और ड्राई फ्रूट्स वो हाई डेंसिटी है। तो हाई डेंसिटी का भोजन आंतों में जल्दी पास नहीं हो पाता है। तो दोपहर को आपने जो भी खाया है हल्का ही खाना है, रात को प्रयोग करना है, रात को भोजन करना नहीं है। अब रात को क्या करना है? भोजन नहीं करना है, लेकिन ये लीवर क्लिंजिंग का प्रयोग करना है। इसमें आपको 3 चीज लेनी है। एक लेना है एप्सम सॉल्ट, इसको मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं साइंस की भाषा में, और विदेशी नमक भी कहते हैं। हमारे यहाँ जो नमक होता है सेंधा नमक या काला नमक, वो खाने के बाद आपको सॉल्ट का ही इफेक्ट रहता है। लेकिन ये जो विदेशी नमक है, जो एप्सम सॉल्ट कहते हैं, वो आप मुंह में टेस्ट करोगे तो बाद, शुरू में नमक का टेस्ट आएगा, लेकिन बाद में आपको बिटरनेस आएगी, यानी कड़वाहट थोड़ी आएगी। तो आपको ये सॉल्ट लेना है। दूसरा क्या लेना है? नींबू का रस निकालना है, नींबू का प्योर जूस, पानी का बूंद नहीं अंदर होना चाहिए, प्योर रस। और तीसरा लेना है, यहाँ हमारे लिए अच्छा है अलसी का तेल या तो तिल का तेल।
तो ये दोनों में से एक कोई एक लेना है, लेकिन शर्त होनी चाहिए, वर्जिन होना चाहिए, कोल्ड प्रेस होना चाहिए, वो गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। ये 3 चीज आपको लेनी है। कैसे इस्तेमाल करनी है? સોરી સર, મીઠું તમે કયું કીધું? કયું સોલ્ટ? એપ્સમ સોલ્ટ કહેવાય એને, એનું સ્પેલિંગ સર? EPSOM, SALT, मैग्नीशियम सल्फेट। कोई भी मेडिकल की दुकान में आपको उसका छोटा सा पैकेट 10 या 20 रुपए का मिल जाएगा। एप्सम सॉल्ट और सिंधा नमक अलग अलग है? हाँ, वो अलग है। यहाँ हमको एप्सम सॉल्ट इसीलिए लेना है कि उसमें बिटरनेस का टेस्ट होता है, और हमारी आंतों में से बिटरनेस के कारण आंतों की जो सफाई करनी है वो थोड़ी अच्छी तरह हो जाएगी। अब नमक કેટલી क्यों ક્વોન્ટિટી લેવાની? हाँ, ये मैं बोलता हूँ सब। अब ये 3 चीज का इस्तेमाल कैसे करना है और कितना करना है। तो रात को 6 बजे आपको पहले 1 टीस्पून एप्सम सॉल्ट लेना है, 1 गिलास पानी लेना है, इसके अंदर उसको घुला देना है, नमक को, एप्सम सॉल्ट को, और उसको आपको पी लेना है। સાદા પાણીમાં કે ગરમમાં? सादा सादा नॉर्मल, गरम नहीं लेना है, नॉर्मल वाटर से आपको पी लेना है। इससे क्या होगा कि आपने अगले दिन रात का और दोपहर को जो खाया है उसका जो बचा हुआ मल है वो धक्का लगेगा, और आपको थोड़े ही समय में 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपको मोशन हो जाएगा, टॉयलेट हो जाएगा। 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 बार हो सकता है। इससे घबराना नहीं है, क्योंकि जितना मल अंदर है वही निकलने वाला है। मल निकल गया फिर अपने आप बंद हो जाएगा। સોરી સર, સોલ્ટ કેટલું? 1 ટીસ્પૂન? 1 टीस्पून, 1 चम्मच। अब 6 बजे आपने लिया है, भोजन हमको करना नहीं है, दोपहर को भोजन किया था, ये प्रयोग कर रहे हैं। शाम को 6 बजे पहला 1 स्पून नमक, एप्सम सॉल्ट। आपको 1-2 बार मोशन हो जाएंगे, टॉयलेट हो जाएगा, मल निकल जाएगा। अब एप्सम सॉल्ट सर दो एक दो सिर्फ काम। 1 चम्मच नमक लेना है बस? क्या? सिर्फ 1 चम्मच नमक ही लेना है बस? हाँ, अभी 6 बजे आपको 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का ही लेना है, 1 गिलास पानी के ऐसे साथ। रो सीधा मुंह? अच्छा, 1 क्या? गिलास पानी के साथ मिला के? 1 हाँ, गिलास पानी में मिला मैं के? जो बोल रहा हूँ ना उसको आप सुनते रहिए और नोट करते रहिए। 1 चम्मच सॉल्ट लेना है, 1 गिलास पानी नॉर्मल लेना है, पोर्टेबल वाटर, इसके अंदर डाल के, पानी गर्म नहीं लेना है, आप अपना जो पीने का नॉर्मल होता है वही लेना है, उसी में डाल के घुला के उसको पी लेना है आपको। इससे आपको टॉयलेट होगा, मल के जो रुका हुआ है आंतों के अंदर वो निकल जाएगा। 1 बार 2 बार या मैक्सिमम 3 बार आपको मोशन होगा, टॉयलेट हो जाएगा। इससे 2 बात होती है, एक तो मल साफ हो जाता है, और आपकी जो छोटी आंत है जहां से नमक वाला पानी जाता है वो ऐसी प्रकार की चिकास को तोड़ता है जो दूसरी सफाई मटेरियल नहीं कर सकते। जैसे कि आप भिंडी की सब्जी आती है, लेडी फिंगर, पता है सबको? भिंडी की सब्जी आप काटते हो तो आपकी उंगलियों के ऊपर चिकास चिपक जाती है ना। अच्छा, ये चिकास को निकालने के लिए आप कितना भी साबु घिसो नहीं जाएगी, वो कभी नहीं जाती, साबु घिसने से नहीं जाती। लेकिन आप थोड़ा नमक ले लेते हो और ये जो उंगली के ऊपर चिकनाहट चिपकी है भिंडी की, वो सारी फटाफट निकल जाएगी। तो हमारी छोटी आंत में अंदर की लेयर के अंदर ऐसी खराब चिकनाहट जो चिपकी हुई है उसको वो क्लीन कर देता है। फिर हमारी आंतों की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है
वो एकदम बढ़ जाती है। आप कोई भी फिर आंतों में डालोगे तो आंत तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। आपकी किचन की जो सिंक होती है, सिंक की जो पाइप होती है, वेस्ट पाइप, वो भी आप कभी खोल के निकाल के देख लेना, अंदर इतनी चिकास होती है, आप कितना साबुन डालो वो चिकास नहीं जाती है। लेकिन इसके अंदर आप नमक डाल दीजिए तो आपकी पूरी पाइप अपने आप साफ हो जाएगी। तो एक खराब चिकास को साफ करने का काम करता है नमक। आपकी आंतों की सफाई हो गई। 6 बजे आपने पहला डोज लिया था नमक का, 1 चम्मच का। अब 2 घंटे बाद 8 बजे आपको दूसरा डोज लेना है, 1 चम्मच। ये पुख्त लोगों के लिए है, हाँ। जो लोग पुख्त है, 21 साल से बड़े लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए सर प्रयोग है। सर प्रेग्नेंट હોય 2 મહિના नहीं 3 करना है, उनको नहीं करना है, प्रेग्नेंट को नहीं करना है। કોઈ પણ સ્ટેજમાં નહીં સ્ટાર્ટિંગમાં પણ નહીં स्टार्टिंग में आप है तो 1-2 महीने में करो तो चलेगा, लेकिन बड़ा होने के बाद नहीं करना है आपको। सर हाई ब्लड प्रेशर वाले? उनको उनके लिए मैं बाद में बोलता हूँ कि उसको क्या प्रिकॉशन रखना है, वो सवाल जवाब में हम ले लेंगे। 8 बजे आपको यही डोज दूसरी बार 1 गिलास पानी के साथ 1 चम्मच नमक ले लेना है दूसरी बार। जब आप दूसरी बार लोगे तो आपकी आंतों में जो रह गया, जो थोड़ा सा मल रुका हुआ है, वो भी निकल जाएगा। आपकी आंतों की पूरी सफाई हो जाएगी, रास्ता एकदम क्लीन हो जाएगा। तो 6 बजे पहला लिया, 8 बजे दोबारा लिया। अब आपको 2 घंटे और जाने देना है। 10 बजे, 10 बजे आपको, जो पुख्त व्यक्ति है, जिसको शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और मन का थोड़ा मजबूत हो, ऐसे व्यक्ति को 100 ml, यानी हम जो पानी पीते हैं ना, वो ग्लास एवरेज 200 ml का होता है। तो आधा ग्लास यानी 100 ml नींबू का रस निकालना है आपको, प्योर रस निकालना है। इसमें पानी का एक भी बूंद नहीं डालना। 100 ml, तो 100 ml आपको रस निकालने के लिए 200 ग्राम नींबू एवरेज अप्रोक्सीमेट चाहिए आपको। तब जाके आपको 100 ml जितना रस निकल पाएगा, अप्रोक्सीमेट। कई बार कम भी निकलता है रस, कई बार थोड़ा ज्यादा भी निकलता है। ये नींबू की क्वालिटी के ऊपर होता है। जिसका, जो नींबू की जो ऊपर की जो स्किन होती है वो पतली होती है, उसमें से ज्यादा नींबू का रस निकलता है, और जो जाड़ी होती है, थिक होती है, उसमें से नींबू का रस कम निकलता है। तो आप नींबू चॉइस जब मार्केट से लेने जाओ तो भी ये थोड़ा समझ के ले आना कि भी ऐसा नींबू लाओ जिससे ज्यादा रस निकलता हो। सर आमा संतरानो रस चाले? संतरा का रस चलेगा, लेकिन वो नींबू के रस जितनी इफेक्ट नहीं आ देगा। जी सर, આગળ એક જગ્યાએ મેં વાંચેલું એ हाँ લોકોએ સંતરાના રસનું કીધેલું। हाँ, लेकिन वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, नींबू अच्छा रहेगा। जी दूसरा, सर। नींबू लाने के टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है मार्केट से, कि कई व्यापारी ऐसे बदमाश होते हैं, वो अपने सारे नींबू को पानी की जो बरनी होती है, जार होती है बड़ी, उसके अंदर पानी भरा रखते हैं और नींबू इसके अंदर डाल के रखते हैं, और फिर आप लेने जाते हो तो वही नींबू निकाल के आपको देते हैं, बेचते हैं। तो ऐसे नींबू नहीं लाने हैं कभी भी। क्यों नहीं लाने हैं? क्योंकि जब आप बड़ी जार, बड़ी बरनी में पानी भर के इसके अंदर नींबू डाल के रखोगे, तो कुदरत का नियम क्या है कि जहां जो ज्यादा डेंसिटी है वो लो डेंसिटी की ओर ट्रांसफर होती है। यानी नींबू के अंदर खटास ज्यादा है
और पानी के अंदर खटास नहीं होती है, तो नींबू की जो खटास है वो पानी में आने लग जाती है धीरे 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 करके, तो वो पानी खट्टा हो जाता है, नींबू की खटास कम हो जाती है और पानी नींबू के अंदर घुस जाता है। और ये बर्नी जो जार में से आपको नींबू निकाल के देगा वो व्यापारी, आपको ऐसा लगेगा हो एकदम प्योर फ्रेश लग रहे नींबू, लेकिन ये फ्रेश तो है, लेकिन इसमें जो नींबू की जो खटास होनी चाहिए वो 50% ही मिलेगी आपको। ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको प्योर नींबू लाने हैं, ऐसे पानी में डूबे हुए नहीं लाने हैं। उसका 100 ml आधा ग्लास जितना है आपको नींबू का रस निकालना है, पानी का बूंद डालना नहीं है। तो 100 ml नींबू का रस हो गया। जितना नींबू का रस लिया उतना ही आपको ऑयल लेना है, कोल्ड प्रेस या तो वर्जिन, वर्जिन को ही कोल्ड प्रेस कहते हैं। यहां ध्यान रहे कि वो जो तेल है वो कच्ची घानी का होना चाहिए। अच्छा, आजकल छोटी मशीनें आती है तेल निकालने की घर पे, जैसे हमारे घर में आटा पीसने के लिए आटा चक्की का आता है, घर घंटी होती है, ऐसी छोटी छोटी मशीनें आजकल आ गई है। तो ऐसी मशीन में से जो तेल निकाला हो उसमें ध्यान ये रहे कि जब तेल निकालने का हो तब वो मशीन उसको हीट करके तेल निकालता नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मशीन में क्या होता है, एक ऑप्शन होता है, एक स्विच होती है कि आप जैसे मूंगफली अंदर डालते हो तो उसको पीस के तेल निकालता है, लेकिन ज्यादा तेल निकालने के लिए मशीन बनाने वाले उसके अंदर एक हीटर रख देते हैं। तो वो स्विच ऑन रखने से हीटर उसको एक्सप्लोरर को गर्म करता है, गर्म करने से जो तेल निकलता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा निकल जाती है। अप्रोक्सीमेट आप 1 किलो दाना डालते हो मूंगफली के, तो इसमें से आधा 50% यानी 450 से लेके 500 ग्राम तक तेल निकल जाता है। ये गर्म होता है तब। यही मशीन में एक ऑप्शन दूसरी स्विच होती है, वो स्विच ऑफ रखते हो आप, ऑन नहीं करते हो, तो वही दाने को पीस के तेल निकलेगा, लेकिन वो तेल आपको निकलेगा 200 ग्राम या तो 250 ग्राम। बिना गर्म करके जब तेल निकालते हो तो आधा हो जाता है। तो आपको ऐसा प्योर या तो कच्ची घानी का तेल, जहां बेल वाली कच्ची घानी होती है वहां अंदर डाल के पीस पीस करके जो तेल निकाला जाता हो, ऐसा प्योर आपको लाना है। इसको वर्जिन ऑयल कहते हैं। विदेश में लोग ज्यादातर ऑलिव ऑयल खाते हैं, तो उन लोगों के लिए ऑलिव ऑयल का प्रयोग करना होता है, लेकिन वही प्रयोग का यहाँ लोग जो डुप्लीकेट प्रयोग करवाते हैं, वो यहाँ का लोकल तेल की जगह वो विदेशी ऑलिव ऑयल को मंगवाते हैं और उसके 5 से 10 गुना पैसा ज्यादा खर्च करवाते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। तो आपको यहाँ अपने 2 प्रकार के ऑयल है, एक तिल का तेल सबसे बढ़िया है, तिल का तेल, और तिल का नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है अलसी का तेल। ये 2 इसीलिए लेना है क्योंकि अलसी और तिल का तेल जो है वो मूंगफली के तेल से भी अच्छा होता है, उसका काम शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो आपने 100 ml वाले 100 ml नींबू का रस लिया, 100 ml आपने तेल ले लिया, तो 100 यानी 200 ml जो हो गया, उसको आपको दोनों को मिक्स कर लेना है। अब मिक्स कर लिया आपने, फिर आपको रात को 10 बजे 6 बजे एप्सम सॉल्ट लिया था, 2 घंटे बाद 8 बजे दूसरी बार एप्सम सॉल्ट लिया, 2 घंटा और जाने दिया, रात को 10 बजे आपको तेल और ये नींबू का रस दोनों इकट्ठा करके पी लेना है। अच्छा, ये पीने से पहले आपको आपको फ्रेश जो भी करना है, वॉशरूम जाना है, यूरिनेशन के लिए जाना है, जो भी करना है, टॉयलेट जाना है, सब कुछ जो भी करना है वो पहले लिपटा देने का,
फिर उसको आपको पीना है। क्यों? क्योंकि ये पीने के बाद आपको इमीडिएट, जैसे आपने पी लिया, इमीडिएट उसी टाइम आपको राइट साइड लेट जाना है, लेफ्ट साइड नहीं लेटना है। जनरली हम भोजन करने के बाद लेफ्ट साइड लेटते हैं, लेफ्ट साइड को नीचे रखते हैं, उसको लेफ्ट साइड लेटे हुए कहते हैं। यहां आपको राइट साइड लेटना है, लेफ्ट साइड लेटना नहीं है। राइट साइड आपकी नीचे रहनी चाहिए। अब क्यों ऐसा करना है ये जरा चित्र में देखिए। ये हमारा लीवर जो है वो हमारे शरीर की राइट साइड है, और जो आपका स्टमक है वो आपके शरीर में लेफ्ट साइड में है। अब आप जो पियोगे ये दोनों लिक्विड, तो ये जठर में आएगा। जठर आपका लेफ्ट साइड में है, लीवर आपका राइट साइड में है। अब ये जो लिक्विड है वो जठर में तो पहुंच गया, लेकिन जठर में उसको लंबे टाइम रोकना नहीं है। लंबे टाइम रुक के रहेगा तो जठर में अंतःस्राव आएंगे, जो पाचक रस आएंगे उसको पिघालने लगेंगे। आपने जो नींबू पिया है, तेल पिया है, उसको, तो वो स्टमक में लंबे टाइम रुके नहीं और जठर का रस उसको डाइल्यूट न कर ले, इससे पहले उसको लीवर में भेजना है। इसीलिए आपको क्या करना है, राइट साइड लेटना है। अब राइट साइड लेटने से क्या होगा, देखो राइट आपका लीवर जो है वो राइट साइड है, वो नीचे रहेगा, यानी आपकी शरीर की पोजीशन ऐसी हो जाएगी। लीवर राइट साइड है, नीचे की ओर गया। आपका स्टमक लेफ्ट साइड है, जो ऊपर की तरफ रहा। आपने अन्न नली से वो पिया तो वो जठर में आया, आप तुरंत राइट साइड लेट जाते हो, तो अब क्या होगा कि आपका स्टमक ऊपर की ओर रह गया और आपने जो लिक्विड पिया था वो स्टमक से आगे छोटी आंत तक जाने का शुरू हो जाएगा। जठर में रुकेगा नहीं, वो छोटी आंत की ओर आगे बढ़ने लगेगा। और जैसे वो छोटी आंत की ओर आगे निकलेगा, आपका लीवर का जो गोल ब्लेडर का जो रास्ता था, जो पाइप था, वो नीचे की ओर आ गया है, स्टमक से नीचे की। तो ये ऑयल और जो तेल है वो जठर से आगे आपकी छोटी आंत में जाएगा। तो ये गोल ब्लेडर के रास्ते, ये पूरा लिक्विड छोटी आंत में जाने की जगह आपके लीवर में जाने का स्टार्ट हो जाएगा। तो गोल ब्लेडर में भी जाएगा और लीवर में जाने शुरू हो जाएगा। तो आपको आधा घंटा 30 मिनट मिनिमम राइट साइड लेटे रहना है। राइट साइड लेटे रहने से मैक्सिमम लिक्विड आपके लीवर में चला जाएगा, और ऐसा मान सकते हैं कि भाई आधा लीवर में चला जाएगा और आधा छोटी आंत में आगे चला जाएगा। सर ये लीवर में जो चला जाएगा, सर एक सेकंड सर। सवाल बाद में करते हैं, पहले थोड़ा सिस्टम समझ लो। लीवर में जो चला गया वो लीवर में सफाई काम शुरू कर लेगा, गोल ब्लेडर में गया वो गोल ब्लेडर में सफाई काम शुरू हो जाएगा, और जो छोटी आंत में आगे बढ़ गया लिक्विड, वो आपकी आंतों की चिकास आपने एप्सम सॉल्ट पी के साफ करके रखी है, तो आपकी आंतों की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वो सारा लिक्विड एब्जॉर्ब होके खून में चला जाएगा। आपको आधा घंटा फिर आपको रुकना है, उसमें फिर आपको पड़खे घूमने नहीं है। राइट साइड यानी राइट साइड ही आधा घंटा लेटे रहना है बस। तो मैक्सिमम लीवर में भेजने का हमारा उद्देश्य है। तो आधा घंटा के बाद फिर आप पूरी रात पड़खे घुमाते रहो और लेटे रहो, सो जाना है आपको। अब रात को कुछ खाना पीना नहीं है, और आपको जब ये लिक्विड पियोगे, तेल और
नींबू का खट्टा रस, आपको पूरी रात भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि तेल भी इतनी कैलोरी हो गई कि आपको भूख भी नहीं लगेगी पूरी रात। अब क्या होगा, जो लिक्विड लीवर में गया गोल ब्लेडर के रास्ते, तो लीवर में जाने के बाद नींबू का जो रस है वो एसिड है, उसका काम है जो नमक के पोपड़े, आपके क्षार के पोपड़े आपके लीवर में जमा पड़े हैं, उसको वो पिघला लेगा, उसका रगड़ा हो जाएगा। अच्छा, जो तेल गया वो तेल क्या करेगा, लीवर में जो चर्बी के गट्ठे हैं उसको भी पिघलना शुरू कर लेगा। तो ये दोनों पिघल जाएंगे, उसका रगड़ा हो जाएगा, और वो लिक्विड पूरी रात लीवर में से लिक्विड हो जाएगा। वो लिक्विड फिर आप पूरी रात पड़खे घुमाते रहोगे तो वो गोल ब्लेडर के रास्ते वापिस आपकी छोटी आंत में आएगा कचरा, और छोटी आंत से आगे बढ़ने लगेगा, और सुबह तक वो बड़ी आंत तक पहुंच जाएगा। और सुबह में आप जब नेचुरल टॉयलेट करोगे तो आप कमोड के ऊपर, इंडियन यूरोपियन टाइप कमोड के ऊपर बैठ के आप जब कमोड में टॉयलेट करोगे तो जो मल का कचरा होगा वो पानी के ऊपर तैरता हुआ मिलेगा, लेकिन ये जो नमक का कचरा है, तेल का कचरा है, जो लिक्विड है, जो तेल का कचरा होगा वो ग्रीन कलर का होगा, और नमक वाला जो होगा वो व्हाइट कलर का होगा, और इसमें छोटी छोटी 2 mm 3 mm 5 mm तक की छोटे छोटे टुकड़े, वो सारे टुकड़े आपको कमोड के नीचे के जो जगह होती है इसमें कचरा रगड़ा आपको इकट्ठा हुआ दिखाई देगा, मल के रास्ते निकला हुआ होगा। मान लो आपने सुबह में उठने के बाद आपको टॉयलेट नहीं होता है, तो आपको सुबह में उठ के 8 बजे 7-8 बजे आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट वापिस ले सकते हो। तो इससे लूज मोशन हो जाएगा और आपकी आंतों में जो कचरा लीवर का आया है वो सारा बाहर निकल जाएगा। कई लोगों को तो हम एडवाइस देते हैं कि छन्नी के अंदर मल को निकालो, फिर उसको पानी से वॉश कर लो, तो आपको ये आटा छानने की जो छन्नी होती है उसके छन्नी के अंदर आपको सफेद और ग्रीन कलर के गट्ठे 2 3 4 5 5 mm तक के वो सारे आपको छन्नी में इकट्ठा हुए दिखाई देंगे। ये जो कचरा निकला है वो सारा लीवर का बाहर निकलता है। कई बार वो गोल्ड ब्लेडर का भी निकलता है, गोल्ड ब्लेडर की स्टोन भी निकल जाते हैं इसके साथ। तो ये सुबह में मान लो नेचुरल टॉयलेट हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं होता है तो आपको 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट दोबारा लेना है, टॉयलेट कर लेना है। टॉयलेट हो जाने के बाद आपको एप्सम सॉल्ट के 2 घंटे के बाद 10 बजे आपको दोबारा अगले दिन रात को जितना तेल और जितना नींबू का रस लिया था उसका आधा या तो इससे थोड़ा कम दोबारा सुबह में आप ले सकते हो, लेना है तो। जो नेचुरल टॉयलेट हो जाता है उसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। સોરી રિપીટ કરો ને સર, હમણાં તમે બોલ્યા એ શું બોલ્યા? जिन लोगों को सुबह में नेचुरल टॉयलेट नहीं होता है उन लोगों को एप्सम सॉल्ट लेने के बाद आपको आधा घंटे के बाद या पौना घंटे के बाद आपको टॉयलेट हो जाने के बाद सुबह का तेल जो अगले दिन रात को लिया था इसका आधा से कम यानी 25-30% का तेल, इतना तेल नींबू का रस ऐड करना है तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन तेल को पी लेना है आपको। इससे क्या होगा कि भी आपने सुबह में जो दोबारा लिया था नमक वो आपकी आंतों के अंदर जो क्योंकि नमक अपना काम करता है, आपकी आंतों की जो स्किन है उसको थोड़ा डैमेज करेगा। आपने अगले दिन तो लिया था, दूसरी बार लोगे तो वो थोड़ा उसको इरिटेशन करेगा, इरिटेट करेगा आपकी स्किन को। तो उसको थोड़ा हीलिंग जल्दी करने के लिए आपको ऊपर से
अगले दिन जितना भी तेल लिया था, मान लो 100 ग्राम लिया था, तो दूसरे दिन ये नमक लेने के बाद आपको 25 से 50 ml जितना आपको तेल ऊपर से पी लेना है। અને પછી તો સુવાનું નહીં ને ना, આ પછી तो बाद में सोना नहीं है, वो आंतों में ही बेधना है, क्योंकि नींबू का आंतों की रस लेयर को ऊपर वो तेल लग जाने से उसकी में जो इरिटेशन हुआ होगा या तो जो स्किन को डैमेज हुआ होगा नमक के कारण, अकेले नमक के कारण, उसको थोड़ा हीलिंग जल्दी ठीक हो जाएगा। इसमें नींबू का रस में नहीं लेना। नहीं लोगे तो चलेगा। तो इसी तरह आपको लीवर क्लींजिंग हफ्ते में 1 बार करना है। अच्छा, जो लोग बीपी के पेशेंट है उन लोगों को ये 100 ml की जगह 25-25 ml का डोज लेना चाहिए। पहली बार 25 ml का डोज लेना है। वो उस टाइम आपको डोज लेने के बाद जो नमक आप ले रहे हो, वो जो 1 टीस्पून ले रहे हो 6 बजे और 8 बजे, वो 1 की जगह आधी टीस्पून लेनी है बीपी वालों को। तो आधा डोज नमक का आधा कर लेना है और तेल का 25 ml तेल, 25 ml नींबू का रस। दूसरी बार जब प्रयोग करो, पहली बार प्रयोग करो तब आपका बीपी कैसा रहता है वो मॉनिटर करना है। ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, आपको पता चले कि कोई ज्यादा समस्या नहीं आई है, तो दूसरे हफ्ते जब प्रयोग करो तो 25 की जगह 50 ml का लेना है। इससे ज्यादा कभी नहीं लेना है। तीसरी बार करो, चौथी बार करो तो 50 से ज्यादा कभी नहीं लेना है बीपी वालों को। लेकिन जो नॉर्मल है, बीपी के पेशेंट नहीं है, वो 100 ml तक भी ले सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि ज्यादातर पेशेंट थोड़े टेंशन में रहते हैं ऐसा प्रयोग करने के लिए, तो वो लोग को भी एडवाइस देते हैं कि जिसको टेंशन हो थोड़ा, उसको ऐसा लगता हो कि भाई कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो ऐसे जो मानसिकता वाले लोग हैं उन लोगों को 100 की जगह 50 ml का लेके उसको प्रयोग करते रहना चाहिए। तो हफ्ते में 1 बार ऐसा प्रयोग कर सकते हो। दूसरे दिन शनिवार को ये प्रयोग किया, दूसरे दिन सुबह में आपका नेचुरल टॉयलेट हो गया, फिर दोपहर को आप आपका जो रेगुलर खाना है वो खा सकते हो। लेकिन इसमें आप हो सकता है तो नमक और खट्टा ज्यादा मत लो दोपहर को दूसरे दिन। क्यों? क्योंकि अगले दिन आपने ऑलरेडी खट्टा चीज और नमक वाला ज्यादा लेके आपकी आंतों की लेयर को थोड़ा डैमेज किया हुआ है, तो दूसरे दिन वो ऐसा न हो इसके लिए खट्टा और नमक वाला नहीं, और हो सकता है तो हरी पत्तियों का जूस दोपहर को पी लो। हरी पत्ती का हरा रंग जो है वो कोई भी जगह का हीलिंग बढ़िया तरीके से उसको जल्दी कर सकता है। तो हरी पत्ती का जूस आपको दूसरे दिन दोपहर को सबसे पहले 1 ग्लास दोपहर को ले लेना चाहिए। तो ये लीवर क्लींजिंग जो व्यक्ति 4 बार ऐसा करेगा उनका लीवर इतना साफ हो जाएगा उसका। अच्छा, जो जो तेल और नींबू का रस आंतों में आगे गया था, लीवर में नहीं गया था, वो आंतों से एब्जॉर्ब हो जाएगा और आंतों से एब्जॉर्ब होके वो खून में घूमने लगेगा, और खून जहां जहां घूमता है वहां वहां वो जाएगा। इसके साथ खून की नलियों के अंदर जो कैल्सिफिकेशन हो चुका था वो भी पिघल जाएगा, और आपके हृदय के अंदर जो ब्लॉकेज चर्बी के है या तो कैल्सिफिकेशन के ब्लॉकेज है उसको भी थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू कर लेगा। तो जो लिक्विड खून में चला जाएगा वो हमारे शरीर के लीवर के अलावा की दूसरे सारे ऑर्गन को भी साफ करेगा खून की नलियों के साथ, और जो लीवर में चला गया था वो लीवर की अकेली लीवर को साफ करके गोल ब्लैडर के रास्ते कचरा निकाल देगा, और टॉयलेट के रास्ते वो सारा कचरा निकल जाएगा। खून में जो कचरा निकलेगा वो शरीर धीरे धीरे करके बाहर निकालेगा, क्योंकि खून का कचरा टॉयलेट के रास्ते बाहर नहीं निकल सकता। लीवर वाला कचरा जो निकलेगा वो वापिस
छोटी आंत से होके मल के रास्ते बाहर निकल जाएगा, लेकिन खून का जो कचरा निकलेगा वो धीरे धीरे करके शरीर उसका निकाल करेगा। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। सर इतनी खटाई लेने से एसिडिटी नहीं होगी? नहीं, तेल के साथ जब आप लेते हो तो कुछ नहीं होता है। हाँ, जो लोग एसिडिटी से पीड़ित है उन लोगों को डोज थोड़ा कम लेना चाहिए। 100 की जगह 25 या 50 लग ले सकते हो, या तो आप अपनी एसिडिटी को कम कर लो। उसके लिए आपको 1 हफ्ता ऐसा भोजन लेना चाहिए जो आपकी शरीर की एसिडिटी को कम करे। तो इसमें सबसे बढ़िया है अल्कलाइन फूड। और अल्कलाइन फूड में क्या है, तो लौकी है, खीरा काकड़ी है, सफेद कद्दू है। ये 3 सबसे ज्यादा अल्कलाइन है। तो एक जो एसिडिटी वाले लोग हो उन लोगों को 1 हफ्ता ये प्रयोग करने से पहले 1 हफ्ते के लिए हर रोज ये 3 में से कोई एक चीज जो मिल जाए उसी का एक एक गिलास दोपहर को शाम को भोजन के पहले एक एक गिलास उसको पीते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक ही हफ्ते में उसकी एसिडिटी काफी लेवल तक कम हो जाएगी। सर फिर फिर उनको से ये एक बार बोलेंगे, लौकी, ककड़ी लौकी, खीरा ककड़ी और और सफेद कद्दू, एस गार्ड कहते हैं उसको। ओके। बीपी वाले पेशेंट को थोड़ा ध्यान रखना है, उसको अपना बीपी और सब कुछ चेक करते रहना है। जरूरत के हिसाब से बीपी प्लस हो जाए, ऐसे तो होता नहीं है किसी का, लेकिन मान लो हो जाए तो जरूरत के हिसाब से उसको कंट्रोल करने की जो उनकी रेगुलर दवा ही होती है वो उस टाइम एक्स्ट्रा जरूरत पड़े तो उसको ले लेनी चाहिए। लेकिन वो डोज कम लेगा तो उसको समस्या नहीं आएगी। उसको एक साथ 100 ml का डोज नहीं लेना है। 25-50 વર્ષમાં કેટલી વખત કરી શકાય છે? साल में एक ફરી बार, क्या? एक महीने, 1 महीना यानी हफ्ते 4 हफ्ता। तो અને आप વર્ષ પછી ફરી વાર કરવાનું आप કોઈ करारे? 2 बार फरी करना चाहिए। लेकिन जब जो लोग को पता चल जाता है कि भाई हम नमक को गर्म करते हैं, तेल को नमक कर गर्म करके खाते हैं, इसीलिए लीवर में जम जाता है। अब ऐसा नमक और ऐसा तेल खाना ही बंद कर लो तो फिर लीवर में नया जमेगा नहीं, जमेगा नहीं तो फिर साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डाइट चेंज कर लेंगे उसको तो लाइफ टाइम जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो नहीं करते हैं, खाने पीने में मजा ही लेते हैं, तो उनको फिर बिगड़ हर साल बिगाड़ो, हर साल सफाई करते रहो। तो ये 4 हफ्ते एक एक बार करके 4 बार करेगा जो व्यक्ति, उसको मैं ऐसा मानता हूं कि 1 साल तक हार्ट अटैक आने का कोई चांस रहेगा नहीं, यानी हार्ट अटैक प्रूफ बन जाएगा व्यक्ति। आजकल क्या हो रहा है, व्यक्ति को कब हार्ट अटैक आ जाएगा किसी को पता नहीं चलता है, सडनली आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ये प्रयोग कर देगा उसको 1 साल के लिए टेंशन खत्म, उसको 1 साल के लिए हार्ट अटैक नहीं आ सकता, क्योंकि इतना उसका हार्ट और उसका लीवर ये सब साफ हो जाता है। 4 बार, एक हर हफ्ते 1 बार करने के बाद तो 4 बार करेगा तो 1 साल के लिए तो वो हार्ट अटैक प्रूफ बन जाएगा। फिर वो भोजन नहीं बदलता है तो हर साल 1 बार किया करे। तो आजकल जो सबसे बड़ी समस्या जो है वो है छोटी छोटी उम्र वाले जुआन लोग हार्ट अटैक में मर रहे, उसका ये अद्भुत सॉल्यूशन है। और दूसरा, अपने अपने वीडियो ऑन रखिए सब लोग, हमको पता चले कि भी आप लोग के फेस कैसे है, मैं पहचानूं तो सही। अच्छा, यहाँ दूसरा ये आपको ध्यान रखना है और ये बात समझना है, हमारा अनुभव ऐसा कहता है जिन लोगों ने लीवर क्लिंजिंग किया है, करवाया है हमने, उसके एक्सपीरियंस भी आप देख लो क्या क्या होता है और कैसा होता है। एक अहमदाबाद के कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा था, उसके गोल ब्लैडर में 95% गोल ब्लैडर पूरा पथरी से भर गया था।
कॉलेज में पढ़ रहा है बच्चा, उसका 95% गोल्ड ब्लेडर पथरियों से, गोल्ड ब्लेडर के स्टोन से भरा हुआ था। उनकी मम्मी अपनी साधक थी, उनको मेरे पे भरोसा था। डॉक्टर ने, उसके फैमिली डॉक्टर था और कुटुंब वाला ही था, उन्होंने तो बोल दिया कि उसका कोई रास्ता नहीं है, तुमको गोल्ड ब्लेडर काट के निकाल देना पड़ेगा। अब 20-22 साल की उम्र में जिसको 100 साल जीने का हो, वो अभी 20 साल की उम्र से गोल्ड ब्लेडर निकाल दे, ये तो गलत है। भगवान ने गोल्ड ब्लेडर निकाल देने के लिए नहीं दिया है, उसके लिए कुछ रीजन है। गोल्ड ब्लेडर क्यों दिया है वो भी आप समझो। अभी मैं आपको चित्र दिखा रहा था, इसको आप समझो। भगवान गोल्ड ब्लेडर क्यों देता है? तो आपका लीवर का जो रस होता है वो गोल्ड ब्लेडर में स्टोरेज होता है। जब आप भोजन करते हो, जब स्टमक में कोई खुराक आता है, तब जाके गोल्ड ब्लेडर को भी सिग्नल मिल जाता है। और गोल्ड ब्लेडर क्या करता है, उसको यहां से जो गोल्ड ब्लेडर में रस जमा पड़ा है, वो रस सीधा स्टमक में डालना शुरू कर लेता है। स्टमक का जो आंतों का जो रास्ता है, वहां वो डालना शुरू कर लेता है। तो आप जब भोजन लेते हो और स्टमक से आगे निकलने लगता है, तब जाके ये रस इसमें आता है। जब आप गोल्ड ब्लेडर निकाल देते हो, तो जो लीवर का रस जो गोल्ड ब्लेडर में स्टोरेज करना है, वो स्टोरेज रहता नहीं, वो सीधा ही आपकी छोटी आंत में, स्टमक के रास्ते में वो कंटिन्यू आता रहता है, वो उसका स्टोरेज होने की जगह बंद हो जाती है। तो भगवान ने उसको पर्टिकुलर डिजाइन करके उसको रखा है कि भी जब जरूरत हो तभी वो रस आना चाहिए। पूरे दिन 24 घंटा वो आता रहना नहीं चाहिए, इसके लिए गोल्ड ब्लेडर रखा है। डॉक्टर कहते हैं कि इसके अंदर जो स्टोन बन गया है, उसको निकालने का कोई रास्ता नहीं है, उसको काट के फेंक दो। तो ये बच्चे का 95% गोल्ड ब्लेडर चक्का जाम था पथरियों से, गोल्ड ब्लेडर की। तो वो मेरे पास आए, उनको ये पूरी सिस्टम मैंने समझाया, बच्चों को थोड़ा लॉजिकली साइंस के साथ समझाया, तो फिर उसको भरोसा पड़ा। फिर उन्होंने अपना प्रयोग किया। उन्होंने 4 से 6, शायद 6 बार किया था उन्होंने, हर हफ्ते 1 बार, 6 बार करा। और उनके जो पथरिया जो मल के रास्ते निकलती थी, तो उसका फोटो भी वो निकाल लेता था कमोड में जो इकट्ठा हुए, और वो मुझे उन्होंने भेजी थी। तो जो कचरा निकल गया टूट के सारा, उसका फोटो भी मुझे निकाल के भेजा। और 6 बार उन्होंने किया, क्योंकि उसका गोल्ड ब्लेडर का स्टोन बहुत 95% जमा हो गया था। फिर उन्होंने वो करवाया, सोनोग्राफी। 95 जो चक्का जाम था गोल्ड ब्लेडर, उसमें से 85% निकल गया और पूरा गोल्ड ब्लेडर खाली हो गया। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित था और उनको भी रिजल्ट मिल गया। उन्होंने काट के दे दिया होता तो पूरी जिंदगी उसको परेशानी होने का होता था। लेकिन उनका गोल्ड ब्लेडर, और गोल्ड ब्लेडर तो साफ हो गया, साथ में लीवर भी साफ हो गया। तो ये पथरी गोल्ड ब्लेडर की छोटे छोटे टुकड़े होके निकल जाती है, और वो रियल में एक्सपीरियंस है। दूसरा, किन लोगों को लीवर में से ज्यादा कचरा निकलता है और किन लोगों को कम निकलता है? तो हमारा अनुभव ऐसा कहता है कि जो लोग शरीर में मोटे होते हैं, ओबेसिटी से पीड़ित है, उन लोगों के लीवर में ये चर्बी का और नमक का कचरा कम होता है। और जो दुबले पतले होते हैं, उन लोगों के लीवर में ज्यादा कचरा होता है। सॉरी, रिपीट करो सर। जो मोटे होते हैं, ओबेसिटी वाले,
तो ओबेसिटी का मतलब क्या है, पहले ये समझो आप। ओबेसिटी का मतलब है उनके शरीर में हड्डी तो मोटी नहीं होती है, हड्डी वही की वही साइज में होती है, लेकिन हड्डी के ऊपर जो मांस है, मसल्स है, वो सब बढ़ता है, तब जाके ओबेसिटी बनती है। तो ये मांस मज्जा ये सब बढ़ाने के लिए टिश्यू और सेल ज्यादा बनाने पड़ते हैं, तब जाके मांस बनता है। तो जितने टिश्यू ज्यादा, जितने मांस ज्यादा, जितने मसल्स ज्यादा, तो वो बनाने के लिए उन्होंने जो चर्बी खाई थी वो ओबेसिटी में खर्च हो जाती है, तो उनके लीवर में उसका कचरा कम मिलता है। लेकिन जो दुबले पतले होते हैं उन्होंने जो चर्बी खाई वो मांस मज्जा बनने में कम खर्च हुई, तो वो चर्बी लीवर में जमा हो जाती है, और जब लीवर क्लींजिंग करते हैं तो उनके लीवर में से जो कचरा निकलता है वो काफी ज्यादा निकलता है। ऐसा हमने पेशेंटों का अनुभव देखा है। तो हमारे એની સાઈડ ઇફેક્ટ नहीं થાય कहीं पतले लोगों को फिर और उसको पतले लोगों तकलीफ को इसीलिए सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आता है। તો જાડા લોકોને ફેટી લીવર નો પ્રોબ્લેમ વધારે બતાવે છે ને? नहीं, ये गलत है। ડોક્ટરના सबसे રિપોર્ટમાં એવું આવે છે। नहीं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आता है तो पतले लोगों को। ને ફેટી લીવર જાડા લોકોને વધારે થાય છે ને? नहीं, फैटी लीवर की उसमें भी मेरी मान्यता, मैं नहीं मानता हूं कि उन लोगों को ज्यादा है। ये जो हार्ट अटैक आते हैं ना जिन लोगों को, वो दुबले पतले होते हैं और उसके लीवर में हृदय से ज्यादा कचरा जमा पड़ा होता है, लेकिन उसका टेस्ट हम करवाते नहीं है, करने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए लोगों को पता नहीं चलता है। और हमारा ये एक्सपीरियंस, हमारे अहमदाबाद सेंटर में किरण भाई बैठते हैं, वो पूरे दिन वहीं सेवा देते हैं। उनके एक बांजा था, वो मोटा था, वो बांजे का जीजा था, वो दुबला पतला था। दोनों ने लीवर क्लींजिंग किया, तो जो मोटा था उसका भांजा, उनके लीवर क्लींजिंग के बाद बहुत कम कचरा निकला था, और जो पतला था जिसको हम ऐसा मानते थे कि इसके अंदर तो कचरा निकलेगा ही नहीं, उनके लीवर में से 3 गुना कचरा निकला था। तो जो दिखता है वो नहीं होता है, जो जो होता है वो दिखता नहीं है, ऐसी ऐसा होता है। और आप कोई भी, आप हार्ट की कोई भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आप जो बेड के ऊपर जो पेशेंट हार्ट अटैक के देखोगे, तो आपको ज्यादातर पतले लोग ही मिलेंगे जिनको हार्ट अटैक आया होगा। वो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा हूं मैं, आपको ज्यादा दुबले पतले ही मिलेंगे, क्योंकि उनके शरीर में जो चर्बी जाती है वो डाइजेस्ट नहीं होती है, इसीलिए तो वो मोटा नहीं बनता, मसल्स नहीं बनते। तो वो चर्बी जो खून में चली गई वो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, उसको कहीं ना कहीं तो जमा ही होना है, और सबसे ज्यादा लीवर में ही जमा होता है। तो लीवर क्लींजिंग हर व्यक्ति को साल में एक बार करते रहना चाहिए। हम तो 10 साल से योगाहार पे ही है, एक ही बार पकाया भोजन करते हैं, फिर भी मैंने एक बार लीवर क्लींजिंग कर दिया था। સર એજ મિનિમમ 21 અને વધારે કેટલી એજ સુધીનાને કરી શકાય? 100 साल तक। અચ્છા, हाँ, सबको करना चाहिए। जिसको हार्ट अटैक से नहीं मरना है उन सब लोगों को एक एक बार तो लीवर क्लींजिंग साल में करते रहना चाहिए, कई यानी स्थिति हफ्ते में में एक बार, ऐसे सर 4 बार कर लो। નથી कंटिन्यू समझ 4 बार करना भी जरूरी नहीं है, हाँ? जिसको प्रॉब्लम नहीं है ये हर महीने एक बार करे और साल में 4 बार करे, यानी 2 महीने में 3 महीने में एक 3 महीने में एक बार करेगा तो भी चलेगा। लेकिन शुरू में एक बार थोड़ा, पहली बार जब कर रहे हो ना तो एक महीने में 4 बार पहले करके रिक्स में से बाहर आ जाओ, रिक्स में से बाहर आ जाना चाहिए। क्योंकि आपने एक बार लीवर क्लींजिंग कर लिया, लेकिन 3 महीने तक आप फिर खाना ज्यादा बढ़ा दो, तो जितनी सफाई की इससे ज्यादा कचरा डाल दो, तो हो सकता है कि अटैक आ भी जाए। तो पहली बार तो एक बार हर महीने, एक महीने में 4 बार कर लेना चाहिए।
पहले अपने शरीर में जो जमा पड़ा है मैक्सिमम कचरा निकाल देना चाहिए। तो आप 1 साल के लिए रिक्स में से बाहर आ जाते हो। फिर आप हर 3 महीने एक बार करते रहो, तो आप 3 महीने में जितना बिगाड़ रहे हो इतना कचरा निकालते रहो, तो लाइफ टाइम आपको हार्ट अटैक आने का कोई चांस नहीं रहेगा। सर इसके लिए मौसम सर एक कोई भी चले, क्वेश्चन ठंडी पूछो गर्मी? तुम्हारे सर। एक एक करके बोलिए। सर ठंडी गर्मी कोई भी मौसम में कर सकते हैं? हाँ, कोई कोई भी मौसम में कर सकते हो। और हमारे फूड में सब्जियां फल कम जाते हैं तो भी मतलब कर सकते हैं? जी, ये लीवर क्लींजिंग उन लोगों के लिए है जो लोग कच्चा नहीं खा रहे, अल्कलाइन नहीं खा रहे, रोड रास्ते पे मिलने वाली पानी पूरी खड़े खड़े खा जाते हैं, जहां जो मिल गया खाने के शौकीन हैं उन लोगों के लिए है। अच्छा, जो लोग डाइट बदल रहे हैं, योगाहारी बनने वाले हैं, चबा चबा के रस करके खाने वाले हैं, उन लोगों को लीवर क्लींजिंग की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि जब आप चबा चबा के खाते हो, आपको प्रयोग कर लेना है, खुद ही प्रयोग कर लेना। आपको क्या करना है, 1 चम्मच तेल लेना है। अच्छा, 1 चम्मच तेल ले लिया, मुंह में भर के रखो, थोड़ी देर उसको वैसे ही रख के फिर वापिस निकालो, तेल ही वापिस आएगा। अच्छा, आपने 1 चम्मच तेल ले लिया, मुंह में रख दिया, फिर कुल्ले करना शुरू कर लो। 2-3 मिनट कंटिन्यू आप कुल्ले करो, तो आपकी मुंह की सलाइवा आएगी, सलाइवा तेल के साथ मिक्स हो जाएगी। अब आप बाहर निकालो, तेल नहीं निकलेगा, सफेद है। सफेद दूध होके बाहर आएगा। तो जो अच्छा। लोग चबा चबा के खाते हैं, उनके तेल के अंदर जो भले वो फ्राई किया हो, तड़का लगाया हुआ तेल हो, रिफाइंड तेल हो, लेकिन वो तेल भी जब सलाइवा मिक्स हो जाती है तो वो जो खराब तेल हो चुका है उसको भी उसकी साइड इफेक्ट से बचाता है। तो ऐसे धीरे धीरे चबा चबा के रस करके खाने वाले को 100 साल तक भी कोई समस्या नहीं आती है। तो जो योगाहारी है उन लोगों को तो ये करने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन जो खाने पीने के शौकीन है, जिसको नेचुरल फूड पे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, चबा के नहीं खाते हैं जो लोग, ऐसे लोगों के लिए ये एडवांस, उनको समस्या आए, वो हार्ट अटैक में मर जाए, इससे पहले उसको हार्ट अटैक से बचने का रास्ता हर साल एक बार लीवर क्लींजिंग कराते रहो, तो उन लोगों को जोखम नहीं है। जो फूड ही बदल लेते हैं, एक टाइम उपवास करते हैं, एक टाइम कच्चा खाते हैं, एक टाइम ही पकाया खाते हैं, और वो भी धीरे धीरे चबा चबा के रस करके खाने वाले को अपने आप, क्योंकि आप जब कच्चा खाओगे तो आप खट्टे मीठे फल भी खाओगे। अब खट्टे मीठे फल आपके शरीर में हर रोज जा रहा है, तो आपके लीवर में जो पहले पुराने समय का जो भी कचरा जमा पड़ा है वो धीरे धीरे टूट ही रहा है, वो धीरे धीरे खाली होने लगा है। फिर भोजन बदल दिया है, उसका तो रिक्स होने का सवाल ही नहीं आता है, उनको तो कभी रिक्स होने वाला नहीं है। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, 2-3 महीना कच्चा खा लेते हैं, अपना शरीर को एकदम बॉडी डिटॉक्स कर लेते हैं, शरीर को ठीक कर लेते हैं, अच्छा हो जाते हैं, बीपी की गोलियां छूट जाती है, शरीर के सारे रोग निकल जाते हैं। फिर दोबारा कच्चा कच्चा को छोड़ देते हैं और पकाया खाना शुरू कर लेते हैं और जोरों से खाने लग जाते हैं, तो वे दोबारा फंसते हैं। लेकिन फंसते तब है जब वो लोग डाइट बदल लिया, लेकिन उसकी जो खाने की आदत नहीं सुधारी, वो लोग फंसते हैं। जो लोग डाइट छोड़ देते हैं लेकिन उस टाइम वो चबा चबा के खाने की आदत में आ जाते हैं, उनको फिर समस्या आने के चांस नहीं रहते हैं। तो ये लीवर क्लींजिंग उन लोगों के लिए है जो लोग डाइट नहीं बदलते हैं और जल्दी खाने की आदत वाले हैं, धीरे धीरे चबा चबा के आराम से खाने वाले, मेडिटेशन वाले लोग होते हैं, वो ध्यानी ही होते हैं, वो ही तपस्वी कहते हैं उसको, क्योंकि धीरे धीरे चबाना और खाना वो भी बड़ा तप है। यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है। और जब व्यक्ति धीरे धीरे चबा के खाता है तब उसके श्वास भी धीरे चलते हैं। श्वास धीमा होना ही ध्यान है, वही मेडिटेशन है।
जब श्वास धीरे चलते हैं तो उनका श्वास कंट्रोल में आने के कारण उसकी इंद्रियां भी उसके काबू में आ जाते हैं। तो योग शास्त्र का एक बड़ा अद्भुत वाक्य है, पूरी दुनिया की पूरी हर प्रकार की समस्या का समाधान एक ही वाक्य में है। वो है इंद्रियों का राजा मन है और मन का राजा श्वास है। ये एक वाक्य दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान देता है, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या जो है वो इंद्रियों के कारण है। मन उसका गुलाम है। मन जो होता है वो इंद्रियों का राजा रहना चाहिए, लेकिन वो गुलामी करता है तब जाके वो फंसता है। तो इंद्रियों की गुलामी में से मन को छुड़वाना है तो आपको श्वास कंट्रोल करना पड़ेगा। और श्वास का कंट्रोल का मतलब आपका श्वास जितना स्लो चलेगा इतना आपका कंट्रोल उसके ऊपर रहेगा, और श्वास कंट्रोल में रहेगी तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। तो धीरे धीरे चबा के खाने की आदत वो जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाता है। आपका स्वभाव शांत हो जाता है, आपका मेडिटेशन अच्छा हो जाता है, आपका स्वास्थ्य कंट्रोल में चलता है, आपकी इंद्रिय आपकी काबू में रहते हैं। फिर आपकी आंखों से कोई भी चीज देखते हैं तो वो पाने की लालच नहीं होती है। कोई व्यक्ति कुछ अच्छा कोई चीज अच्छी बनाई, उसकी स्मेल आ रही है खाने की, तो आपको भले स्मेल आ रही है लेकिन आपका मुंह पानी नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रिया आपके काबू में रहते हैं, आप लालच में नहीं आते हैं, फिर कोई गलत चीजें खा नहीं जाते आप। हाँ, आपको पैसे का मोह का पैसों का लालच नहीं होता, कोई सुंदर चीज को भुगतने का लालच नहीं होता है। आप किसी के पीछे लालचू होके कभी नहीं भागते, वो संतोषी जीव हो जाता है। और जब श्वास कम चलते हैं तब आपका अनुसंधान ईश्वर के साथ ज्यादा होने लगता है। तो जीवन में सुख शांति और समृद्धि, समृद्धि नहीं मैं बोलूंगा, आपको जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति चाहिए। उन लोगों को अपनी मेडिटेशन को बढ़ाना चाहिए, और मेडिटेशन कोई आपको नहीं करवा सकता, आपको खुद को करना पड़ेगा। कोई बोले आप मेरे पास आ जाओ मैं आपको मेडिटेशन करवाता हूँ, वो कभी नहीं हो सकता। आपको खुद को करना पड़ेगा। और वही है डीप ब्रीदिंग। जितना श्वास आप स्लो करोगे इतनी ही आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आएंगे। तो आदि व्याधि और उपाधि ये सब इंद्रियों की गुलामी के कारण है, और वो जब आप कंट्रोल में आ जाएंगे तो आपकी पूर्व जन्म के कर्म जो है उसका जो फल आपको भुगतना है उसमें से भी आप कटौती कर सकते हो। क्योंकि आप जब श्वास कंट्रोल करते हैं, इंद्रिय आपकी काबू में आ जाते हैं, आप फिर कोई मोह माया लोभ लालच में फंसते नहीं हो, इससे छूट जाते हो, तब वालिया लुंटारा भी वाल्मीकि बन जाता है। तो आप भी संत जैसे हो जाते हो जब आपका स्टेज आ जाता है। तब फिर आपके ईश्वर ने आपके पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब जो लगाया था कि आपको ये भुगतना है, उसमें भी भगवान कटौती करना शुरू कर लेता है, और आपकी हस्त रेखाएं भी अपने आप चेंज हो जाती है। तो ये सारा स्पिरिचुअल साइंस है, आध्यात्मिक साइंस है, और ये सब के पीछे एक ही काम करना है, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन। यानी आप धीरे धीरे चबा के खाने की आदत में आ जाओगे ना। छोटे बच्चों को ये प्रैक्टिस अभी से शुरू करवा लो, उनके जीवन के रास्ते बदल जाएंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। आपके घर में कभी महाभारत नहीं होगी, यानी झगड़े फसाद होगे ही नहीं। ठीक है સર जी, बोलिए। આ બહુ જ સરસ વાત તો તમે કરી, એકદમ સરસ, બધા જ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આપી દીધું. ચલો અને સવાલ કરી દો ને એટલે સવાલ પછી એ હતો એક મારો, સવાલ હતો. સવાલ એ હતો સર કે આ જે પ્રયોગ આપણને બતાવ્યો આ લીવર ક્લિન્ઝિંગનો, એ બીપી માટે તમે કહ્યું કે આ લોકોએ આ રીતે કરવું એમ, પણ જો ઇન્ફેક્શન હોય, કોઈ રોગમાં ફસાયેલા હોય, અશક્ત માણસ હોય, તો એમને કરાય કે ના કરાય? એમને કરાય,
એમને થોડા ડોઝ થોડા લઈને કરવા। બરાબર। અને આમ બીજું તો કોઈને जो लोग बीमार है ना, उन लोगों को तो पहले डाइट बदलवा देना चाहिए। ડાયટ બદલાયેલું જ હોય, યોગાહારનું જ ડાયટ હોય, એક ટાઈમ डाइट જમતા ये હોય, लेता સવારે हुआ है। જ્યુસ લેતા હોય। देखो ऐसे जो इन्फेक्शन वाले प्रॉब्लम वाले जिन लोगों है, कोई भी बीमार व्यक्ति को पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए कि शरीर में से दिक्कतें कम करने के लिए शुरू में हो सके इतने 1 दिन से लेके 1 हफ्ता तक पहले निर्जला उपवास करवा लेने चाहिए बीमार लोगों को। तो અને વીકનેસ વધી ન જાય એનાથી સર? ના વધી જાય। निर्जला उपवास करवाથી વ્યક્તિનામાં એનર્જી લેવલ વધે। हाँ, अच्छा। निर्जला उपवास के टाइम आपको ध्यान क्या रखना है, आपकी पेशेंट के खून में पानी का लेवल कम न हो जाए, डिहाइड्रेशन न हो जाए, इसके लिए उसको दिन में कम से कम 3 से 4 बार नॉर्मल वाटर, पोर्टेबल वाटर का एनिमा देते रहना चाहिए। तो ये 3-3 दिन तक बिना भोजन बिना पानी टिक पाएगा, और जब यहाँ मुंह से कुछ नहीं जाएगा तो उसका शरीर अपने आप ठीक होने लगेगा। हमने तो ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जो व्यक्ति 90 किलो वजन वाला हो, 2 व्यक्ति पकड़ के वॉशरूम ले जाता हो, वो ऐसे व्यक्तियों ने 3 दिन कंटिन्यू 24 घंटा 3 दिन कंटिन्यू निर्जला करने के बाद वो गरबे घूमने लगे थे। इतना उसका शरीर का वजन कम हो जाता है और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। लेकिन एनिमा लेता रहना जरूरी है, क्योंकि एनिमा से खून में पानी की कमी से बचाता है। એપ્સમ અને સોલ્ટ નું સર, તમે જે પ્રયોગ કયો સર, એક એ બીજી વાત પૂછવી છે। કબજિયાત એક હોય મિનિટ તો એમાં થાય દીપકભાઈ, ખરો? 1 મિનિટ એમનો પેલા પૂરું થઈ જવા દો। હા સર। અને જેના શરીરમાં ગાંઠો થઈ જતી હોય, કોઈ વાર આંતરડામાં ગાંઠ થઈ જાય, કોઈ વાર લીવરની આજુબાજુમાં ગાંઠ થઈ જાય, કોઈ વાર મગજની અંદર ગાંઠ થઈ જાય, વારંવાર ગાંઠો થયા કરતી હોય ને ઓપરેશન કરીને કાઢતા હોય, નહીં, અને ગાંઠ શાની હોય છે? બાયોપ્સી કર્યાથી કેન્સરની નથી, સાદી નહીં, ગાંઠ। કેન્સરની વાત નથી। કઈ વાર ચરબીની ગાંઠો થતી હોય છે। હા, એવી જ। હા, તો ચરબીની ગાંઠો ત્યારે જ થાય કે ચરબી જે શરીરમાં જાય વપરાતી ના હોય। પણ આ અંદરના ઓર્ગેનની બાજુમાં થાય છે, नहीं नहीं, બહાર નથી। मैं क्या कहता हूँ कि वो कचरा तभी बनता है जब वो खर्च नहीं होता है। तो तेल ऐसा खाओ कि वो कचरा बने नहीं, डाइट बदलवा दो, उसको सही भोजन देना शुरू करो, ये बनना बंद हो जाएगा। बार बार क्यों बनवाने के वेट करना है हमको? અને उसका સર આપણા परमानेंट सॉल्यूशन ले आना है। ડોક્ટર સપના છે, એમણે મેસેજ કર્યો છે, આપણે કદાચ નથી જોયો, એમને મૌન છે, એમને કંઈ પૂછવું હોય તો મેસેજમાં પૂછશે એમ। સપનાબેન, ડોક્ટર સપના। हाँ, मैं देख लेता हूँ। जिनको नींबू का रस दांतों में लगता हो वो क्या करे? देखो, ये जब एप्सम ये तेल के साथ नींबू का रस आप लेते हो, तब आपको दांतों जो क्या कहते हैं हम उसको, ये जो होने की समस्या नहीं होती है। और मान लो ऐसा होता है तो आपको वो स्ट्रॉ से पी लेना है। यस, दांतों को टच होने से बचाना है उसको, और कुछ करना नहीं है। स्ट्रॉ से सीधा पी लो उसको, जैसे नारियल पानी पी लेते हो इसी तरह पी सकते हो। એપ્સમ સોલ્ટ નો પ્રયોગ કબજિયાત હોય તો એમને એમ કરાય ખરો એમ? कब्जियत नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? कब्जियत की समस्या को ठीक करने के लिए करना है? કોક વાર થાકી જેમ કે આ વસ્તુનો પ્રાય એ રીતે પ્રયોગ? नहीं नहीं नहीं, देखो, ये प्रयोग का उद्देश्य क्या है? एक तो आपकी आंतों की सफाई, આ તો तो સફાઈ ये માટે तो છે। होती ही है। कॉन्स्टिपेशन तो सफाई हो ही जाती है ये तो करने से। दूसरा, आपके शरीर के अंदर जहां जहां नमक का कचरा जमा पड़ा है, तेल का कचरा जमा पड़ा है, वो सबको तोड़ना है। तो आप जब करोगे तो कॉन्स्टिपेशन में तो फायदा होने वाला ही है, लेकिन आपके शरीर के अंदर जहां भी ये सब कचरा है उसको भी तोड़ के निकालेगा। तो फायदा ही फायदा है इसमें।
नुकसान का कोई चांस ही नहीं है। એટલે આખો પ્રયોગ નહીં પણ જો કરવો હોય કબજિયાત હોય કે कोक वक्त तो થાય एप्सम हाँ सोल्ट में करें। हाँ, अकेला कराए एप्सम सॉल्ट लेके आप अपने हाथों की सफाई कर सकते हो। એ જ પૂછું હતું। हाँ, कर सकते ओके हो। ओके सर इंटेस्टाइन अल्सर वाले क्या करें सर? अल्सर वाले को थोड़ा संभलना पड़ेगा। उसको करने के में कोई दिक्कत नहीं है, कर तो सकते हैं, लेकिन ये करने के बाद मान लो आपने 10 बजे ले लिया तो ज़्यादा अल्सर का प्रॉब्लम नहीं हो तो 2-3 घंटे के बाद उनको ऊपर से 25-30% ऑयल अकेला पी लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो अल्सर के ऊपर दोबारा ऑयल का लेयर हो जाएगा तो फिर हीलिंग जल्दी हो जाएगा। एक्चुअली तो नींबू पानी के साथ यहाँ अल्सर वाले को जो एप्सम सॉल्ट लेना है वो एप्सम सॉल्ट की जगह दूसरा रास्ता आप ले सकते हो। इसमें ककड़ी, करेला और टमाटर, ये तीन का रस निकाल के पीने से आंतों की सफाई हो जाती है। तो जिसको अल्सर का प्रॉब्लम हो સર वो ફરીથી एप्सम બોલો, सॉल्ट का, કાકડી, કારેલા ને टमाटर, ઓકે। एक काकड़ी, 2 टमाटर और 3 कारेला, ये रस लेने से अल्सर जो नमक की समस्या है अल्सर के लिए उससे बच सकते हैं। और इसके तो लेकिन उसको दोपहर को भी ऐसे ककड़ी, करेला, टमाटर का ही जूस पीना चाहिए। दोपहर को भोजन नहीं करना है। 1 गिलास सर? ये क्या 2 ग्लास लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 फिर ये तो चटनी ब्लड पी लो। प्रेशर वाले भी ले सकते हैं सर? हाँ, वो लोग भी ले सकते हैं। सर मीन सॉल्ट प्रेशर उसको बिल्कुल लेना ही नहीं है, जिसको अल्सर है उसको? हाँ, अल्सर से क्या होगा, अल्सर के ऊपर नमक चिपकने से ज्यादा अल्सर को अल्सर में ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। और सर लेमन ले सकता है अल्सर वाला? लेमन के साथ जब ऑयल जाता है ना तो इसकी ओके इतनी इफेक्ट नहीं रहती है। ओके, मीन्स सॉल्ट ही नहीं हाँ, लेना है। એટલે પેલું अकेला સોલ્ટ नमक વાળું नहीं लेना है। પાણીને બદલે જ આ લેવાનું જ્યુસ લેવાનું। हाँ, उसकी जगह वो ले सकते हैं। સર તમે જે ઇન્ફેક્શન વાળા માટે ઉપવાસનું નિર્જળા ઉપવાસનું કહ્યું તો એના પછી એમને આ પ્રયોગ કરવાનો કે પછી શું કરવાનું? नहीं, पहले तो देखो जो ये जो प्रयोग है वो ज्यादातर लीवर के साथ जुड़ी हुई जो समस्याएं है हार्ट रिलेटेड, हम्म उसके लिए सबसे पहले उसके लिए है। हम्म दूसरी बीमारी लोगों को जो जिसको है उनको तो पहले थोड़ा डाइट चेंज करवा के पहले उसको अपने आप को ठीक कर लेना है। अपनी शरीर की समस्याएं काफी ठीक होने के बाद लीवर क्लींजिंग कराइए। शुरू से लीवर क्लींजिंग पहले दिन से मत कराओ, उनको पहले डाइट चेंज करवाओ, फिर उसको थोड़ा राहत होने के बाद लीवर क्लींजिंग करा सकते हो। બરાબર। और करना है तो ऐसे पेशेंटों को फिर कोई मेडिकल डॉक्टर की या हॉस्पिटल के ऑब्जर्वेशन में कराए, वो अच्छा रहे। हम्म આ ઓકે। કોઈ પણ પ્રકારનું અલ્સર હોય ને પેટમાં કોઈ પણ ઇન્ટેસ્ટાઇન હોય કે કઈ પણ અલ્સર હોય તો हाँ, એ લોકો આ જ્યુસ લેવાનું अल्सर એમ। वाले को तो पहले तो अल्सर को ठीक करने का काम करना चाहिए, फिर लीवर क्लींजिंग उसके लिए अर्जेंट नहीं है। पहली उसकी अर्जेंसी क्या है, अल्सर ठीक करना है। तो अल्सर को ठीक करने का रास्ता एक ही है कि भाई हरी पत्तियों का जूस ले और इसके अंदर तेल ऊपर से डाल के पिए। तेल से क्या होगा कि तेल अल्सर के ऊपर जहां चिपकता है ना तो वहां वो उसका हीलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और हरी पत्ती भी चिपकेगी तो हरी पत्ती भी हीलिंग करेगी। और तेल भी लेकिन कोल्ड प्रेस तेल होना चाहिए। तो ये दोनों चीज आपको अल्सर में जल्दी राहत करते हैं। तो पहले अल्सर को ठीक करो, फिर क्योंकि ये अर्जेंट नहीं है, वो बाद में कर सकते हैं आप। जो प्रायोरिटी जो है पहली, उसको पहले ध्यान में रखो। समस्या अल्सर की है तो पहले अल्सर के ऊपर काम करो, लीवर तो बाद में हो जाएगा।
पहले लीवर पे जाओगे तो अल्सर में बढ़ावा हो जाएगा। तो पहले लीवर अल्सर को कंट्रोल करना है, बाद में उसको। हाँ हिमांशु भाई। સર આઉટ ઓફ સબ્જેક્ટ પૂછું છું મારે આપણે એક આયુર્વેદિકમાં જીવનથી કે ડોડી નામની જે વનસ્પતિ છે એ અવેલેબલ થશે મીન્સ ક્યાં મળી શકે એવું છે કહી શકો? डोडी की खारकोल। टैबलेट अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा, हम्म, तो आँख के लिए वो ज्यादा हाँ उसकी हेल्पफुल है। टैबलेट आपको अवेलेबल होंगी हमारे यहाँ। आप रूबरू नहीं आ सकते तो कुरियर से भी मंगवा सकते हैं। अच्छा, उसको मीन्स ऐसे पानी के साथ पीना है रोज एक? हाँ पानी के साथ ले सकते हैं। Thank you.